मौत के साए में जी रहे हैं। इस वायरस ने आपकी जिंदगी को बदल कर रख दिया है और इस वायरस की वजह से पूरी दुनिया में 5.5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। इसलिए आज हम आपको उस जगह पर लेकर चलेंगे जिसे इस वायरस का जन्म स्थान माना जाता है। आज पहली बार दुनिया वुहान की उस वायरोलॉजी लैब की तस्वीर देखेगी जिसके बारे में कहा जाता है कि कोरोना वायरस फैलने की शुरुआत इसी लैब से हुई थी। वुहान की इस लैब को लेकर कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चल रही हैं और वो ये दावा करती हैं कि चीन ने इस वायरस को इसी लैब में एक जैविक हथियार के तौर पर विकसित किया था या फिर इस लैब में हुई किसी बड़ी दुर्घटना के बाद ये वायरस लीक हो गया था। कुछ लोग तो यह भी दावा करते हैं कि इस लैब में काम करने वाले वैज्ञानिक जिन जानवरों पर कोरोना वायरस का परीक्षण कर रहे थे उन्हें बाद में वुहान की वेट मार्केट में बेच दिया गया। लेकिन अब चीन ने वुहान की इस लैब की तस्वीरें जारी करके दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की है कि यह लैब पूरी तरह सुरक्षित है। इस लैब के डायरेक्टर ने कहा है कि यहां एक मच्छर तक बिना इजाजत के प्रवेश नहीं कर सकता। लेकिन सवाल यह है कि चीन ने इस लैब की तस्वीरें 6 महीने के बाद जारी क्यों की हैं? आज इसी सवाल को आधार बनाकर हम चीन के दावों की पड़ताल करेंगे और इसके बाद हम आपको चीन की एक और लैब में लेकर चलेंगे। चीन की प्रोपेगेंडा फैलाने वाली लैब से निकली दुष्प्रचार की कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे। चीन के पास बहुत सारी लैब्स हैं, कहीं पर वायरस निकलता है और कहीं से नकली तस्वीरें निकलती हैं। ये तस्वीरें दावा करती हैं कि चीन ने गलवान वैली में अपनी संप्रभुता की रक्षा की है और इस विवाद के लिए चीन नहीं बल्कि भारत की सेना जिम्मेदार है क्योंकि भारत के सैनिक अंदर घुसे थे। चीन ने अपने सरकारी न्यूज चैनल पर आधे घंटे का एक विशेष कार्यक्रम प्रसारित करके अपने इस दुष्प्रचार को दुनिया तक पहुंचाने की कोशिश की है। लेकिन सच यह है कि चीन का सरकारी मीडिया गलवान में मिली हार को अपने देश की जनता से छिपाने की कोशिश कर रहा है ताकि उनके राष्ट्रपति शी जिनपिंग की कुर्सी बचाई जा सके। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि गलवान विवाद पर शी जिनपिंग ने कुछ हासिल करने की बजाय कैसे सब कुछ गंवा दिया, यानी गलवान की वजह से शी जिनपिंग ने सब कुछ गंवा दिया। और आखिर में हम शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा को याद करेंगे। कैप्टन विक्रम बत्रा 21 वर्ष पहले आज ही के दिन कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हो गए थे। तब उनकी उम्र सिर्फ 24 वर्ष थी। जिस उम्र में युवा जी भरकर पार्टी करना चाहते हैं, जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, उस उम्र में कैप्टन विक्रम बत्रा ने देश के लिए, आपके लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। कैप्टन विक्रम बत्रा अक्सर ये कहा करते थे कि दिल मांगे मोर, लेकिन उनके इस स्लोगन का असली अर्थ क्या था आज हम आपको बताएंगे और यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हम ऐसे नागरिक बन सकते हैं जिनकी खातिर विक्रम बत्रा जैसे वीर सैनिक खुशी खुशी अपनी जान न्यौछावर कर सके। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। लद्दाख में भारतीय सेना युद्ध अभ्यास करने जा रही है। इसमें भारत कम समय में अधिक सैनिकों की तैनाती का अभ्यास करेगा। अभ्यास के दौरान पैरा ड्रॉपिंग से सैनिकों को लेह के पास उतारा जाएगा। भारतीय सेना इस अभ्यास में अपनी क्षमता जांचेगी। LAC पर चीन से विवाद के बीच भारत और चीन की सीमा पर सड़क निर्माण में भी तेजी लाई जा रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अधिकारियों के साथ बैठक में निर्देश दिया है। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान के साथ लगती लाइन ऑफ कंट्रोल पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने पर चर्चा की है। लद्दाख की गलवान घाटी में चीन की सेना के पीछे हटने के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सरकार और सेना पर अविश्वास जताया है। राहुल गांधी ने सीमा विवाद पर सरकार से 3 सवाल पूछे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि सीमा पर यथास्थिति बनाए रखने को लेकर दबाव क्यों नहीं डाला गया, हमारी जमीन पर 20 जवानों की हत्या पर चीन को सफाई देने का मौका क्यों दिया गया और भारत के बयान में गलवान घाटी में हमारी क्षेत्रीय संप्रभुता का जिक्र क्यों नहीं। 15 जून को जिस जगह पर भारत और चीन की सेना के बीच झड़प हुई थी वहां से कल चीन की सेना के पीछे हटने की खबर आई थी। नेपाल के विवादित नक्शे पर भारत का समर्थन करने वाली नेपाल की सांसद सरिता गिरी पर उनकी पार्टी ने एक तरफा कार्रवाई की है। नेपाल की जनता समाजवादी पार्टी ने सांसद सरिता गिरी को पार्टी से निकाल दिया है। साथ में ये भी सिफारिश की है कि उन्हें सांसद पद से हटा दिया जाए। सरिता गिरी ने भारत के 3 इलाकों को नेपाल के नक्शे में शामिल करने का विरोध किया था। उन्होंने संसद में कहा था कि ये भारत से संबंध बिगाड़ने के लिए चीन की साजिश का हिस्सा है। मैंने कहा है भारत और चीन दोनों देश के साथ संवाद करके बात आगे बढ़ाई जाए और थोड़ी देर के बाद मीडिया ने भारतलाई नसोधिकन नक्शा बनाउने
ये कह के प्रायोजित किया, उन्होंने भी उसी मंतव्य को पढ़ा है। भारत के बाद अब अमेरिका भी टिकटॉक समेत चीन के कई सोशल मीडिया ऐप पर पाबंदी लगाने पर विचार कर रहा है। अमेरिका इस पर जल्द फैसला ले सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने कहा कि लोगों को चीन के ऐप तभी इस्तेमाल करने चाहिए जब वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को अपनी निजी जानकारियां सौंपना चाहते हों। पोम्पियो ने यह भी कहा कि चीन को लेकर अमेरिका अपनी नीतियों में बदलाव की जरूरत महसूस कर रहा है। कानपुर पुलिस के डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्र समेत 8 पुलिस वालों की हत्या के आरोपी विकास दुबे की तलाश में यूपी पुलिस ने 100 से ज्यादा टीमें लगाई हैं। पुलिस अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। बदमाश विकास दुबे के करीबी जय वाजपेयी से एसटीएफ ने पूछताछ की। पुलिस ने कहा है कि विकास दुबे के पकड़े जाने तक वो शांति से नहीं बैठेगी। विकास दुबे को पकड़वाने पर इनाम बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया गया है। जब तक हम विकास दुबे और उनके साथियों को गिरफ्तार नहीं कर लेते, जब तक उनको हम कानून के शिकंजे में नहीं लेंगे, तब तक हम लोग इसमें शांत नहीं बैठेंगे। 6 तारीख को पुलिस महानिदेशक स्तर से विकास दुबे पे 2.5 लाख रुपए की घोषणा की गई। योगी सरकार में राज्य मंत्री चंद्रिका उपाध्याय ने भी शहीद डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्र के परिवार से मिलकर कहा कि हत्यारों को बेहद सख्त सजा मिलेगी। देवेंद्र मिश्र की पत्नी ने योगी सरकार से दोनों बेटियों के लिए सरकारी नौकरी की मांग की है। अब मुझे बस अपनी दोनों लड़कियों की सर्विस चाहिए, एक सर्विस दूसरी सर्विस ही मुझे चाहिए लड़की की। सर बस आप यहाँ बस सीएम साहब तक बस मेरी कोई इतनी बात पहुँचा दे, मैं दुखिया। सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले की जांच जारी है। सूत्रों के मुताबिक सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या के मामले में कई पत्रकारों से पूछताछ के दौरान पुलिस को ये जानकारी मिली है कि सुशांत से जुड़ी खबर एक अभिनेत्री ने उन्हें दी थी। हालांकि इस अभिनेत्री से अब तक कोई पूछताछ नहीं की गई है, लेकिन जल्द ही अभिनेत्री का बयान दर्ज किया जा सकता है। पुलिस ये भी जानने की कोशिश कर रही है कि इस अभिनेत्री ने सुशांत से जुड़ी खबर किसी खास मकसद से तो नहीं दी थी। पुलिस ने सुशांत सिंह राजपूत की बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज को भी कब्जे में ले लिया है। पुलिस को फॉरेंसिक रिपोर्ट का भी इंतजार है। इससे पहले कल फिल्म डायरेक्टर संजय लीला भंसाली से 3 घंटे पूछताछ की गई। वहीं बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। मैंने माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह किया है कि एक एसआईटी बनाइए। एसआईटी में ईडी की टीम होगी, इनकम टैक्स की टीम होगी, सीबीआई होगी। ये तो चारों मिलकर एक एसआईटी बनेगी तो एनआईए की पूरी जांच होगी और उसमें से माननीय गृह मंत्री जी ही इसके ऊपर जो है कोई दिशा निर्देश दे सकते हैं। पुलिस सुशांत के ट्विटर हैंडल से किए गए ट्वीट की जांच कर रही है। इन ट्वीट्स को सोशल मीडिया पर वायरल किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी गुरुवार को ब्रिटेन में होने वाले इंडिया ग्लोबल वीक 2020 नाम के ऑनलाइन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भारत के व्यापार और विदेशी निवेश की संभावनाओं पर केंद्रित होने की संभावना है। कोरोना महामारी की वजह से 3 दिन का ये कार्यक्रम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर किया जा रहा है। इसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर, रेल मंत्री पीयूष गोयल, शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी, दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद और कौशल विकास मंत्री महेंद्र नाथ पांडे भारत की तरफ से मुख्य वक्ता होंगे। इंडिया ग्लोबल वीक 2020 में ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स भी विशेष संबोधन देंगे। कोरोना वायरस से संक्रमण की वजह से सीबीएसई की बोर्ड परीक्षा के पाठ्यक्रम में 30% की कटौती की जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट किया, सीखने की उपलब्धि के महत्व को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है कि सिलेबस को 30% तर्कसंगत बनाया जाएगा, लेकिन मुख्य अवधारणा बरकरार रहेगी। केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने यह भी बताया कि देश और दुनिया में अप्रत्याशित हालात की वजह से सीबीएसई को 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम का बोझ कम करने की सलाह दी गई थी। महाराष्ट्र सरकार ने टर्मिनल सेमेस्टर या आखिरी साल की परीक्षाओं को सितंबर के अंत तक आयोजित करने के यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के फैसले का विरोध किया है। महाराष्ट्र के उच्च शिक्षा मंत्री उदय सावंत ने यूजीसी के फैसले को छात्रों की जान से खिलवाड़ बताया है। उदय सावंत ने यूजीसी को लिखी चिट्ठी में कहा है कि महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण को जाने बिना फैसला लेना सही नहीं है। फैसले के विरोध में उदय सावंत ने केंद्र सरकार को चिट्ठी भी लिखी है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 7 लाख के पार हो गई है। 24 घंटे में 22,252 नए मामले सामने आए हैं और 467 लोगों की मौत हुई है।
कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,19,665 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 15,515 संक्रमित मरीज इलाज से ठीक हुए हैं। कुल 4,39,948 लोग इलाज से ठीक हुए हैं। अब तक 20,160 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में 1 करोड़ से ज्यादा कोरोना संक्रमण से जुड़े सैंपल जांच हो चुके हैं। 1,115 लैब में कोरोना वायरस के सैंपल टेस्ट किए जा रहे हैं। कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों की दर बढ़कर 61.13% हो गई है। दिल्ली में कोरोना वायरस के संक्रमण से ठीक हुए मरीजों का रिकवरी रेट 72% से ऊपर पहुंच गया है। 24 घंटे में दिल्ली में 2008 नए संक्रमित मिले हैं। लेकिन राहत वाली बात यह है कि 2129 मरीज ठीक भी हो गए हैं। 50 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई। दिल्ली में 126 दिन में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,02,831 हो गई है। 74,217 मरीज ठीक हो चुके हैं। इस वक्त 25,449 लोगों का इलाज चल रहा है, जबकि दिल्ली में कोरोना से 3,165 लोगों की मौत हुई है। आप सब लोग इस समय कोरोना वायरस की वजह से मौत के साए में जी रहे हैं और इस वायरस ने आपकी जिंदगी को बदल कर रख दिया है। इस वायरस की वजह से पूरी दुनिया में करीब 5.5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है और इस वायरस ने आपके जीवन को भी कैसे बदल दिया है ये हमें आपको बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं। इसलिए आज हम आपको एक बड़ी खास जगह लेकर चलेंगे। हम आपको उस जगह पर लेकर चलेंगे जो जगह आपकी इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है, जिस जगह को इस वायरस का जन्म स्थान माना जाता है। आज पहली बार पूरी दुनिया वुहान की उस वायरोलॉजी लैब की तस्वीरें देखेगी जिसके बारे में कहा जाता है कि ये कोरोना वायरस यानी कोविड-19 फैलने की शुरुआत यहीं से हुई थी। इस समय आपकी स्क्रीन पर चीन के वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की वो तस्वीरें हैं जिसे चीन अब तक पूरी दुनिया से छिपाता आया है और पहली बार आज हम आपको उस लैब की तस्वीर दिखा रहे हैं। वुहान की वो लैब जहां से ऐसे आरोप लगते हैं कि ये वायरस निकला था और इसीलिए बहुत सारे लोग इसे वुहान वायरस भी कहते हैं। चीन की इस कुख्यात लैब की ये तस्वीरें पहली बार आपके सामने आ रही हैं। आज से ठीक 189 दिन पहले यानी 31 दिसंबर 2019 को चीन के वुहान शहर के म्युनिसिपल हेल्थ कमीशन ने यह माना था, स्वीकार किया था कि वुहान में एक नए वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है और जल्द ही ये वुहान वायरस कोरोना वायरस के रूप में पूरी दुनिया में फैल गया और अब तक इससे पूरी दुनिया में 1,10,00,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। भारत में यह आंकड़ा 7.25 लाख तक पहुंच चुका है और यह वायरस अब तक पूरी दुनिया में 5.5 लाख लोगों की जान ले चुका है। हमारा देश भारत अब संक्रमण के मामले में पूरी दुनिया में 3रे नंबर पर आ गया है और कहा जाता है कि इस वायरस के फैलने की शुरुआत वुहान की एक वेट मार्केट से हुई थी जहां जंगली जानवर बेचे जाते हैं। इसी वेट मार्केट से करीब 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर चीन का वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है जिसकी तस्वीरें इस समय आप देख रहे हैं। यह चीन का सबसे बड़ा वायरोलॉजी सेंटर है। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में दुनिया भर के सबसे खतरनाक वायरस रखे गए हैं जहां इनकी जांच होती है और इन पर शोध किए जाते हैं। वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की उस लैब की तस्वीरें इस समय आपके सामने हैं जो कोरोना वायरस को लेकर हमेशा संदेह के घेरे में रहा है। इस लैब की तस्वीरें खुद चीन ने जारी की हैं, लेकिन बड़ा सवाल आज यह है कि चीन को यह तस्वीरें जारी करने में 6 महीने का समय क्यों लग गया। यह सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर चीन इन तस्वीरों को रिलीज करना चाहता था तो उसने शुरुआत में क्यों नहीं की। वुहान से कोविड-19 फैलने की शुरुआत हुई थी और यहीं पर चीन की सबसे बड़ी वायरोलॉजी लैब का होना अब तक कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जन्म दे चुका है। इसमें पहली थ्योरी यह है कि चीन ने इस वायरस को एक जैविक हथियार के रूप में तैयार किया था, यानी जैविक हथियार एक ऐसा हथियार जो पूरी दुनिया को बर्बाद कर देगा। दूसरी थ्योरी यह है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में इस वायरस पर रिसर्च हो रहा था और इसी दौरान किसी दुर्घटना की वजह से यह वायरस लीक हो गया और पूरे वुहान में फैला और फिर वहां से पूरी दुनिया में फैल गया। और तीसरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी यह है कि वुहान की इसी लैब में कुछ जानवरों पर नोवेल कोरोना वायरस के असर की जांच हो रही थी और कुछ शोधकर्ताओं ने इन्हीं जानवरों को चुपचाप वुहान की एक वेट मार्केट में
बेच दिया और फिर वहां से यह वायरस फैलता चला गया। सच क्या है ये कोई नहीं जानता और हमें लगता है कि कभी कोई जान भी नहीं पाएगा, क्योंकि ये सब कुछ चीन में हो रहा था। लेकिन इस वायरस की वजह से पूरी दुनिया में करीब 5.5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। पूरी दुनिया में आप चाहे किसी देश में रहते हैं, जीवन रुक चुका है, देश के देश बर्बाद हो चुके हैं। इसलिए आज टीवी पर पहली बार हम आपको वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। चीन ये दावा करता है कि चीन की सबसे ज्यादा सुरक्षित लैब है ये, और इसे P4 का दर्जा दिया गया है। यहां P का अर्थ है पैथोजन। पैथोजन अलग अलग वायरस, बैक्टीरिया और दूसरे इसी तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सामूहिक नाम है जो बीमारियां फैलाने में सक्षम होते हैं। और इसके आगे लगने वाला 4 यानी P4 ये बताता है कि यहां सबसे खतरनाक स्तर के वायरस मौजूद हैं। अगर वायरस की जांच करने वाली किसी लैब के साथ P1 लिखा है तो इसका अर्थ है कि वहां खतरा कम है, और जैसे जैसे P के साथ 2, 3 या 4 लगता चला जाता है, खतरा भी उसी हिसाब से बढ़ने लगता है। इसके लिए इन लैब्स में जो सुरक्षा दी जाती है उसे भी 4 स्तरों में बांटा गया है। इसे बायोसेफ्टी लेवल का BSL कहते हैं। इसमें भी इसके आगे 4 लिखा होता है। जहां 4 लिखा है वहां की सुरक्षा और मानक सबसे उच्च स्तर के होते हैं, यानी जो 4 है वो सबसे उच्च स्तर का होता है। पूरी दुनिया में इस समय करीब 50 BSL 4 लैब्स हैं, जिनमें से वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी एक है। चीन ने अब इस लैब के अंदर की कुछ तस्वीरें जारी करके दुनिया को यह बताने की कोशिश की है कि यह लैब बिल्कुल सुरक्षित है और इस पर लग रहे आरोप बिल्कुल निराधार हैं। इस लैब के डायरेक्टर का दावा है कि बिना इजाजत के यहां मच्छर तक नहीं घुस सकता। लेकिन सच यह है कि इस लैब की सुरक्षा हमेशा से संदेह के घेरे में रही है। अमेरिका के मशहूर अखबार द वॉशिंगटन पोस्ट के हाथ लगे कुछ दस्तावेजों में यह दावा किया गया था कि इस लैब की सुरक्षा के मानक ठीक नहीं थे। ये लैब सुरक्षा के मानकों पर खरी नहीं उतरती। ये जानकारी बीजिंग में मौजूद एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने अपने देश में भेजी एक रिपोर्ट में कही थी, और जिसमें बताया गया था कि वुहान की इस लैब में काम करने लायक ट्रेंड वैज्ञानिकों की संख्या भी पर्याप्त नहीं है। यानी ये लैब सुरक्षा के मानकों पर भी खरी नहीं उतरती और यहां काम करने वाले वैज्ञानिक भी पूरी तरह से ट्रेंड नहीं है। इतना ही नहीं, चीन के कुछ सरकारी अधिकारियों ने भी इस लैब का सर्वे किया था और पाया था कि लैब में 5 तरह की अलग अलग कमियां मिली थी। चीन की मीडिया में ही छपी कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इस लैब में एक चमगादड़ ने एक वैज्ञानिक पर हमला कर दिया था और चमगादड़ का खून उस वैज्ञानिक के शरीर पर लग गया था। इसके अलावा शोध के दौरान चमगादड़ों को हैंडल न कर पाने और चमगादड़ों के शरीर से निकला फ्लूइड यानी तरल पदार्थ भी कई बार वैज्ञानिकों के ऊपर गिर जाता है, और ऐसी घटनाएं भी इस लैब में होती रही है। यह हाल तब है जब कोविड-19 समेत कई खतरनाक बीमारियों के लिए चमगादड़ों को ही जिम्मेदार माना जाता है। अब आप ये सोचिए कि जिस चीन के वैज्ञानिक अपनी सबसे सुरक्षित लैब में चमगादड़ों को कंट्रोल नहीं कर पाते, उन पर वायरस कंट्रोल करने को लेकर कितना भरोसा दुनिया कर सकती है। लेकिन फिर भी चीन अपनी एकमात्र BSL 4 लैब यानी वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को लेकर बड़े दावे कर रहा है और कह रहा है कि दुनिया उसे बदनाम करने की कोशिश कर रही है। नई तस्वीरें जारी करते हुए चीन के मीडिया ने यह दिखाने की कोशिश की है कि चीन पर लग रहे सभी आरोप बेबुनियाद हैं और कोविड-19 के पीछे वुहान की इस लैब का कोई हाथ नहीं है। लेकिन जो चीन अपने मारे गए सैनिकों की संख्या नहीं बताता, उनके नाम नहीं बताता, जो चीन वायरस से संक्रमित और मारे गए लोगों की सही संख्या को लेकर लगातार झूठ बोलता है, इस कोविड-19 के सारे सबूत दुनिया से छुपाता है, उस चीन की बात पर कोई भी कैसे यकीन कर सकता है। आज हमने इस लैब के अंदर की तस्वीरों के आधार पर आपके लिए एक विश्लेषण तैयार किया है। यह विश्लेषण देखकर आप समझ जाएंगे कि क्यों चीन के सामान की तरह उसके दावों की भी कोई गारंटी नहीं है। जैसा चीन का सामान है उसकी लैब्स भी वैसी ही हैं, उनकी सुरक्षा भी वैसी ही है और उनके वैज्ञानिक भी वैसे ही हैं। और चीन अब सिर्फ अपनी बदनामी से बचने के लिए वुहान लैब की तस्वीरों के नाम पर एक नया प्रोपेगेंडा कर रहा है।
चीन के हुबेई प्रांत की राजधानी वुहान, जहां से कोरोना वायरस पूरी दुनिया में फैला। उसी वुहान में मौजूद है चीन की वो लैब जिस पर कोरोना वायरस की जन्मस्थली होने का शक है, जहां अभी तक चीन ने किसी विदेशी वैज्ञानिक को जाने की इजाजत नहीं दी। जिस लैब से कोरोना वायरस लीक होने के इल्जाम पर चीन भड़का हुआ था, ये उसी कुख्यात वुहान नेशनल बायो सेफ्टी लैब के अंदर की तस्वीरें हैं जो अब बाहर आ चुकी हैं। चीन के सरकारी चैनल ने वुहान लैब से रिपोर्टिंग करके दुनिया को यह दिखाने की कोशिश की है कि कोरोना वायरस से इस लैब का कुछ लेना देना नहीं है। 实验室一直在合法、合规、安全运行，没有发生病原的泄露和任何人员感染的现状。任何一次传染病的流行和爆发都会引起民众的关注，因为对传染病的这种恐惧、无赖，加上对信息的不了解。 इस लैब पर आरोप है कि यहां चीन के वैज्ञानिक कोरोना वायरस पर रिसर्च कर रहे थे। रिसर्च के दौरान ही जानबूझकर या गलती से कोरोना वायरस पहले वुहान की वेट मार्केट में पहुंचा और फिर पूरी दुनिया में फैल गया। अमेरिका समेत दुनिया के कई देश इस थ्योरी पर विश्वास जता चुके हैं, लेकिन चीन है कि मानता ही नहीं। 没有得到许可，你一只蚊子都飞不进去；没有得到许可，你一个科研人员连实验室的一滴水是吧，一张纸片都拿不出来。所以有人说是这个实验室里面，他们把那个实验动物去倒卖，或者实验动物逃逸了，那是因为他对我们实验室的管理和运行不了解。 करीब 3000 वर्ग मीटर में फैली वुहान नेशनल बायोसेफ्टी लेबोरेटरी दुनिया की उन गिनी चुनी वायरोलॉजी लैब्स में शामिल है जिन्हें क्लास 4 पैथोजेंस यानी P4 स्तर के वायरस के इस्तेमाल की इजाजत है। आसान भाषा में कहें तो यहाँ उन सबसे खतरनाक वायरसों पर रिसर्च होती है और उनकी वैक्सीन तैयार की जाती है जिनसे इंसान से इंसान में संक्रमण फैलने का सबसे ज्यादा खतरा रहता है। 3年SARS 的爆发也暴露出我们国家在 公共卫生体系方面的一些薄弱，所以当时呢，我们就启动了建设高等级生物安全实验室。所以最终呢，我们在2018年是吧，获得了国家活动资格的评审，表明了中国呢能够在自己的实验室当中开展烈性病毒的研究。 चीन दावा करता है कि वुहान लैब से कोरोना वायरस बाहर जा ही नहीं सकता। चीन के सरकारी टीवी न्यूज चैनल ने जिस तरह से वुहान लैब की रिपोर्टिंग की है वो पब्लिसिटी स्टंट से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि इसी वुहान लैब का सच दुनिया के सामने पहले ही आ चुका है। ये वुहान लैब की तस्वीरें हैं जिन्हें पहली बार वर्ष 2018 में चीन के ही एक अखबार ने जारी किया था। अप्रैल में ट्विटर पर यह तस्वीरें वायरल हो गई। इन तस्वीरों के आधार पर दावा किया गया कि जानलेवा वायरस को स्टोर करने वाले रेफ्रिजरेटर में से एक के दरवाजे की सील टूटी हुई है। इसमें बैट कोरोना वायरस भी शामिल है, लेकिन चीन ना तो सच को मानना चाहता है और ना दुनिया को सच बताना चाहता है। 实际上，实验室就是2个盒子，外面的一个盒子和里面一个盒子。普通的民众可能认为这个实验室就是一个黑匣子，但是你看了之后，你看看，我们这个实验室是一个非常开放透明的一个实验室，你外面的人你也可以看到我，我这里面的人也可以看到外面。我们希望把它打造成国际的一个交流平台，我们希望有更多的外国的科学家能够到我们这个实验室工作，没有发生 वुहान लैब से प्रोपेगेंडा रिपोर्टिंग के जरिए चीन खुद को निर्दोष साबित करने में जुटा है, लेकिन उनकी बातों पर यकीन न करने की एक नहीं कई वजह है। पहली वजह, कोरोना वायरस का पहला केस उसी वुहान से सामने आया जहां यह लैब है। दूसरी वजह, वुहान लैब में वर्ष 2018 में खतरनाक वायरसों पर रिसर्च शुरू हुई और एक ही वर्ष में कोरोना की शुरुआत हो गई। तीसरी वजह, वुहान लैब में 1500 से ज्यादा घातक वायरस मौजूद हैं जो लीक होने पर दुनिया भर के लिए खतरा बन सकते हैं। इसलिए यह अंदेशा जताया जा रहा है कि कोरोना वायरस इसी लैब से लीक हुआ, लेकिन चीन अभी भी सच को छिपाने में जुटा हुआ है, ठीक वैसे ही जैसे उसने कोरोना वायरस को लेकर दुनिया को अंधेरे में रखा। इसलिए अब चीन की किसी भी बात पर भरोसा करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चीन में आजकल एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है और वो ये कहती है कि चीन ने इस वायरस का सच छिपाने के लिए वुहान में एक नकली बाढ़ का इंतजाम भी कर लिया है। वुहान में इन दिनों बहुत बारिश हो रही है और इस बाढ़ की वजह से वुहान के 1 करोड़ 10 लाख नागरिकों को घरों में रहने के लिए कहा गया है। ऐसा ही आदेश कोविड-19 के दौरान भी जारी किया गया था।
चीन के मौसम विभाग का दावा है कि वुहान में अगले 31 दिनों तक ऐसे ही भारी बारिश होती रहेगी और इस बारिश की वजह से यहां कई बांध यानी डैम्स ओवरफ्लो होने लगे हैं। लेकिन कुछ लोगों का यह दावा है कि स्थानीय प्रशासन जानबूझकर इन डैम्स से पानी छोड़ रहा है ताकि बाढ़ का खतरा वुहान पर बना रहे। जो लोग इस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी पर यकीन करते हैं उनका यह दावा है कि चीन ऐसा कोरोना वायरस से जुड़े तमाम सबूतों को मिटाने के लिए कर रहा है। अगले हफ्ते विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक टीम वुहान जाने वाली है और वो जांच करेगी इस वायरस के बारे में और यह दावा है कि चीन उससे पहले जितने भी सबूत अभी बचे हुए हैं उन्हें भी मिटा देना चाहता है और इसके लिए वो इस नकली बाढ़ का सहारा ले रहा है। अगर वो चाहता तो इन डैम्स पर कंट्रोल करके इस बाढ़ को कंट्रोल कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा किया नहीं। चीन यह दावा कर रहा है कि वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी का कोरोना वायरस से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ब्रिटेन के सबसे बड़े अखबारों में से एक द संडे टाइम्स में एक चौंकाने वाला खुलासा किया गया है। इस अखबार के मुताबिक करीब 7 वर्ष पहले इस लैब में एक वायरस का सैंपल भेजा गया था जो बहुत हद तक कोविड-19 से मिलता जुलता था। इस रिपोर्ट के मुताबिक वैज्ञानिकों ने वर्ष 2013 में कुछ फ्रोजन सैंपल्स इस लैब को भेजे थे। ये सैंपल्स एक तांबे की खदान से हासिल किए गए थे जहां बड़ी संख्या में चमगादड़ थे। इस खदान की सफाई करने वाले 6 लोगों को निमोनिया हो गया था, जिसमें से 3 की मौत हो गई थी और यह दावा है कि इन्हें यह बीमारी चमगादड़ों से मिली कोरोना वायरस की वजह से हुई थी। चीन की एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक ने भी इसी खदान पर शोध किया था और उस वैज्ञानिक का नाम है शी जेंगली। शी जेंगली को चीन में बैट वुमन भी कहा जाता है क्योंकि वो लगातार चमगादड़ों पर रिसर्च करती रही हैं। इस वैज्ञानिक ने फरवरी 2013 में यह दावा किया था। सोचिए, आज से 7 साल पहले उन्होंने यह दावा किया था कि 2013 में वायरस के जो सैंपल जमा किए गए थे वो मौजूदा कोरोना वायरस से 96% तक मेल खाते हैं। इस खदान से हासिल किए गए वायरस को RATG13 नाम दिया गया है। हालांकि वुहान लैब के डायरेक्टर का दावा है कि इस वायरस की कोई लाइव कॉपी उनकी लैब में नहीं है, लेकिन चीन के ऐसे किसी भी दावे पर आसानी से यकीन भी नहीं किया जा सकता। अब आप यह समझिए कि दुनिया को ऐसी वायरोलॉजी लैब्स बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है। यहां होता क्या है? बायोसेफ्टी लेवल 4 वाली लैब्स में दुनिया के सबसे खतरनाक वायरस पर रिसर्च की जाती है। इनमें इबोला, स्मॉलपॉक्स, प्लेग और दूसरी खतरनाक बीमारियां फैलाने वाले वायरस होते हैं। इनमें से ज्यादातर वायरस बहुत जानलेवा होते हैं। ये वायरस अगर किसी दुर्घटना की वजह से इन लैब्स से लीक हो जाएं तो इनसे महामारी फैल सकती है। इसलिए इन लैब्स की सुरक्षा का बहुत ध्यान रखा जाता है और सुरक्षा यहां पर बहुत जरूरी होती है। इन लैब्स में काम करने वाले वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को पॉजिटिव प्रेशर प्रोटेक्टिव सूट्स पहनने होते हैं जिनसे इनका शरीर पूरी तरह से ढका हुआ होता है और अगर किसी वजह से इन सूट्स में कोई छेद हो जाए तो हवा अंदर जाने के बजाय बाहर की तरफ जाने लगती है ताकि इसे पहनने वाला व्यक्ति संक्रमण से बच पाए। इन लैब्स में से निकलने वाली किसी भी व्यक्ति को प्रोटेक्टिव सूट पहनकर केमिकल शावर लेना पड़ता है ताकि किसी भी तरह के संक्रमण से वो बच सके और उसके बाद ही उस व्यक्ति को एक विशेष कमरे में जाकर ये सूट उतारना होता है और फिर उसे स्नान करना होता है यानी नहाना होता है। इस तरह की लैब्स में इस्तेमाल होने वाले उपकरण के किनारे यानी जो एजेस होती हैं वो धारदार बिल्कुल नहीं होनी चाहिए क्योंकि इनसे चोट लगने पर प्रोटेक्टिव सूट्स और ग्लव्स फट सकते हैं। यह सब इसलिए किया जाता है ताकि लैब के अंदर से कोई भी वायरस किसी भी कीमत पर बाहर न लीक हो। लेकिन इतनी सुरक्षा के बावजूद दुर्घटना होने की आशंका हमेशा बनी रहती है। ये वायरस जानलेवा होते हैं, इसलिए कई बार इनका इस्तेमाल हथियारों के तौर पर भी किया जाता है और इसी को बायोलॉजिकल वॉरफेयर कहते हैं। वर्ष 1972 में लागू हुए बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन के तहत इनका हथियारों के रूप में इस्तेमाल करना प्रतिबंधित है, यानी कोई भी देश ऐसे किसी भी वायरस का हथियार के रूप में प्रयोग नहीं कर सकता, यह प्रतिबंधित है और दुनिया के 170 से ज्यादा देश इस संधि पर हस्ताक्षर कर चुके हैं और वो लिख कर दे चुके हैं कि वो कभी भी किसी वायरस को हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन जैविक हथियारों का इस्तेमाल आज से नहीं,
हजारों वर्षों से होता आया है। करीब 4000 वर्ष पहले किसी विशेष बीमारी से संक्रमित लोगों को दुश्मन के इलाके में भेज दिया जाता था ताकि संक्रमण फैलने से दुश्मन देश की सेना युद्ध लड़ने से पहले ही बीमार हो जाए, कमजोर हो जाए। इसके अलावा दुश्मन देश में घुसने वाले सैनिक कई बार कुओं में भी ऐसे विषैले पदार्थ मिला दिया करते थे जिससे आसपास के लोग बीमार पड़ जाते थे या फिर मर जाते थे और बीमारियां वहां फैल जाती थी। कहा जाता है वर्ष 1763 में ब्रिटेन की सेना ने अमेरिका के मूल निवासियों के खिलाफ स्मॉल पॉक्स को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया था, जिससे अमेरिका के सैकड़ों मूल निवासी मारे गए थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौरान जर्मनी ने भी कुछ मौकों पर एंथ्रेक्स बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया का इस्तेमाल अपने दुश्मनों के खिलाफ किया था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन ने भी ऐसे कई जैविक हथियार तैयार कर लिए थे। आतंकवादी भी कई बार इन जैविक हथियारों को हासिल करने की कोशिश करते हैं और यह माना जाता है कि एक पारंपरिक हथियार की तुलना में जैविक हथियार 99.5% सस्ते पड़ते हैं और इससे नुकसान पारंपरिक हथियारों के बराबर होता है या उससे भी कहीं ज्यादा होता है। और इस मामले में भी अगर आप देखें, अगर ये कोरोना वायरस यानी कोविड-19 एक जैविक हथियार है तो फिर समझ लीजिए एक गोली चलाए बिना, एक आदमी का भी खून बहाए बिना, किसी भी सेना के बिना चीन ने पूरी दुनिया को बीमार कर दिया। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए भी लगातार जैविक हथियारों पर शोध करती रही है और ये हथियार चीन की नई सैन्य रणनीति का हिस्सा हैं। 1996 में चीन की सेना के 2 अधिकारियों ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका अंग्रेजी में शीर्षक है अनरेस्ट्रिक्टेड वॉरफेयर। इस किताब में यह सुझाव दिया गया था कि चीन को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की परवाह न करते हुए युद्ध में हर प्रकार के हथियार का इस्तेमाल करना चाहिए और इनमें आर्थिक और सांस्कृतिक युद्ध से लेकर जैविक और रासायनिक हथियारों के इस्तेमाल की बात कही गई थी। अब आप समझ लीजिए चीन ने जो लापरवाही बरती उसका नतीजा क्या होता है ये पूरी दुनिया देख चुकी है, आप भी देख चुके हैं। आप अपने अपने घरों में आज बैठे हैं, जब बाहर निकलते हैं तो इस खौफ के साथ निकलते हैं कि कहीं आप भी संक्रमित ना हो जाएं। ये सब कुछ क्यों हो रहा है अब धीरे धीरे आपको समझ में आने लगा होगा। लेकिन दुनिया में ऐसे देशों और नेताओं की कोई कमी नहीं जो बीमारियों को लेकर लापरवाह रहते हैं और ऐसा ही एक देश है ब्राजील, जो संक्रमण के मामले में पूरी दुनिया में अब दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर ब्राजील है और अब तीसरे नंबर पर भारत आ गया है। अभी की ताजा खबर यह है कि अब ब्राजील के राष्ट्रपति बोल्सोनारो खुद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। जेर बोल्सोनारो लगातार कोरोना वायरस को लेकर लापरवाही बरतते रहे हैं और इसके लिए उनकी काफी आलोचना भी हुई है, क्योंकि वो न तो खुद मास्क लगाते थे और अपने देश में भी लोगों को कहते थे कि इस बीमारी को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं, मास्क पहनने की कोई आवश्यकता नहीं है। सोचिए जब देश का राष्ट्रपति ही अगर ये कहने लगे तो जनता का क्या हाल होगा। लेकिन अब वो खुद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। हमने अभी अभी आपको वुहान लैब की तस्वीरें दिखाई, अब हम आपको LAC की ताजा तस्वीरें दिखाते हैं। हमारे पास अब से थोड़ी देर पहले कुछ ताजा सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं जिनसे यह पता चल रहा है कि गलवान घाटी में चीन ने टकराव वाली जगह को पूरी तरह से खाली कर दिया है। चीन की सेना अपने टेंट उखाड़ चुकी है और वहां से अपने सैनिकों को, अपने ट्रक और दूसरे सैन्य साजो सामान को वापस ले जा चुकी है। एक तस्वीर जो अभी आप देखेंगे वो 28 जून की है, जिसमें गलवान घाटी में टकराव वाली जगह पर चीन की सेना की स्थिति दिख रही है। यहां पर आप देख सकते हैं और यह तस्वीर है जो इस समय आपकी स्क्रीन पर है 28 जून की। यहां अगर आप ये देखेंगे जो हमने इस जगह एरो लगाए हैं 3, यहां पर आपको चीन की सेना के साजो सामान दिखाई देंगे, उनके टेंट्स दिखाई देंगे और इस सैटेलाइट तस्वीर में यह भी दिखाई दे रहा है कि चीन की सेना यहां पर मौजूद है। यानी 28 जून को इन स्थानों पर चीन की मौजूदगी साफ दिखाई दे रही है इस सैटेलाइट द्वारा ली गई तस्वीर में। अब दूसरी तस्वीर देखिए, यह तस्वीर कल की है यानी 6 जुलाई की, जिसमें वही इलाका अब खाली दिखाई दे रहा है। कल यानी सोमवार को ही यह पता चला था कि चीन की सेना गलवान घाटी, हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा के इलाके में LAC के पास से अपने सैन्य साजो सामान को कुछ किलोमीटर तक पीछे ले जा रही है। और जो ताजा तस्वीर आपको दिख रही है ये 6 जुलाई की है। इसमें वही इलाके जहां 28 जून को आपको चीन की सेना दिख रही थी, यहां इस तस्वीर में वो इलाके अब खाली नजर आ रहे हैं।
हालांकि ये कहा गया था कि भारतीय सेना 72 घंटे तक इसे वेरीफाई करेगी, क्योंकि चीन पर कोई भरोसा नहीं कर सकता। लेकिन अब ऐसा दिख रहा है कि चीन LAC पर पीछे हटा है। ये नई सैटेलाइट तस्वीरें अमेरिका की स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर एंड अर्थ इंटेलिजेंस कंपनी मैक्सर टेक्नोलॉजीज ने जारी की हैं। 6 जुलाई की इन सैटेलाइट तस्वीरों का विश्लेषण करने पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि चीन की सेना LAC पर करीब 1.5 किलोमीटर तक पीछे हटी है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर चीन अपने टेंट, अपने सैनिक और साजो सामान लेकर पीछे जा रहा है, लेकिन प्रोपेगेंडा चीन में पीछे नहीं जा रहा है। चीन के अंदर कुछ और ही चल रहा है। कल से LAC पर दोनों देशों की सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू हुई थी और कल से ही चीन अपने देश में अपने जनता के बीच यह दुष्प्रचार कर रहा है कि LAC पर चीन नहीं बल्कि भारत ने आक्रमण किया था और चीन तो सिर्फ अपनी संप्रभुता की रक्षा कर रहा है। यानी उसका यह कहना है कि LAC का जो उल्लंघन है वो भारत के सैनिकों ने किया था। चीन के एक सरकारी टीवी चैनल CCTV4 पर कल आधे घंटे का एक कार्यक्रम प्रसारित किया गया, जिसमें यह चर्चा हुई कि चीन ने गलवान घाटी में कैसे अपनी संप्रभुता की रक्षा करने की है और कैसे हालात को स्थिर बनाया है। चीन ऐसा दुष्प्रचार क्यों कर रहा है, उसकी क्या मजबूरी है, यह हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको गलवान घाटी की वो तस्वीरें दिखाते हैं जो अब तक आपने देखी नहीं। अब तक आपने गलवान घाटी को नक्शे पर देखा है या फिर वहां की सैटेलाइट तस्वीरें देखी हैं, वैसी तस्वीरें जैसी अभी हमने आपको दिखाई थी। लेकिन पहली बार गलवान घाटी की असली तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये तस्वीरें चीन के सरकारी टीवी चैनल CCTV4 के उसी कार्यक्रम में दिखाई गई हैं जो कल प्रसारित हुआ था। इन तस्वीरों के जरिए चीन अपने देश के लोगों को यह बताने की कोशिश कर रहा है कि कैसे गलवान घाटी में भारत का रवैया आक्रामक था। और चीन का यह कहना है कि ये जो तस्वीरें हैं ये भारत के सैनिकों की हैं। ये गलवान घाटी की तस्वीरें हैं, ये उसी जगह की पहली हाई डेफिनेशन तस्वीरें हैं जहां संघर्ष हुआ था। और चीन इन तस्वीरों को यह कहकर अपने देश के लोगों को दिखा रहा है कि ये सारी जो तस्वीरों में जो सैनिक दिख रहे हैं ये भारत के सैनिक हैं और चीन के सैनिक नहीं बल्कि भारत के सैनिक चीन की सीमा में घुस आए थे और सबूत के तौर पर चीन ये तस्वीरें दिखा रहा है। लेकिन हमें जो जानकारी मिली है वो ये है कि ये तस्वीरें कई महीने पुरानी हैं और ये भारतीय क्षेत्र की तस्वीरें हैं जहां भारत के सैनिक अपना निर्माण कर रहे हैं। CCTV4 के कार्यक्रम में दिखाई गई इन तस्वीरों में बड़ी संख्या में आपने जैसे देखा भारतीय सेना के जवान दिख रहे हैं जो शायद एक पुल बनाकर गलवान नदी को पार कर रहे हैं। यह पुल पेट्रोलिंग पॉइंट 14 तक पहुंचने के लिए बनाया गया था। आपको याद होगा इसी पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर 15 जून की रात को भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक टकराव हुआ था। पहाड़ों के बीच तेज बहाव वाली नदी और बड़े बड़े पत्थरों को देखकर आपको इस इलाके की भौगोलिक स्थिति का भी अंदाजा हो गया होगा कि कितनी मुश्किल परिस्थितियों में हमारी सेना के जवान यहां पर डटे रहते हैं और इन्हीं के हौसलों ने चीन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इसलिए अब चीन अपना सारा गुस्सा उस दुष्प्रचार के जरिए निकाल रहा है जिसमें भारत पर ही LAC पार करने और वहां पर निर्माण कार्य करने का आरोप लगाया गया है। CCTV4 के इस कार्यक्रम में कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी दिखाई गई। इनके जरिए चीन अपने देश के लोगों को यह बता रहा है कि LAC पर चीन की तरफ यानी चीन के नियंत्रण वाले इलाके में भारतीय सेना ने 3 कैंप बना लिए थे। और इसी में यह भी दिखाया गया है कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर भारतीय सेना ने एक हेलीपैड भी बना लिया है। ये तस्वीरें कब की हैं इसके बारे में चीन के सरकारी टीवी चैनल में कुछ नहीं बताया गया, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है वो ये है कि ये तस्वीरें पुरानी हैं। न ही इन तस्वीरों की कोई और पुष्टि हो सकी है। लेकिन एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, जिस बात की पुष्टि हम आपसे कर सकते हैं वो ये कि ऐसी तस्वीरों से चीन दुनिया में यही दुष्प्रचार करने में जुटा है कि अप्रैल और मई के दौरान LAC पर उसके नियंत्रण वाले इलाके में भारत के सैनिक घुस आए और वहां पर उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया और इसी के बाद गलवान घाटी का विवाद शुरू हुआ। यहां आपके लिए भी जानना जरूरी है कि जिस CCTV चैनल के जरिए चीन ने यह प्रोपेगेंडा किया है, ये चैनल चीन के सरकारी चाइना सेंट्रल टेलीविजन के 6 टीवी चैनल्स में से एक है और इस चैनल में खास तौर पर इस चैनल पर चीन की जनता के लिए कार्यक्रम बनाए जाते हैं, यानी उनके जो डोमेस्टिक ऑडियंस हैं उनके लिए कार्यक्रम बनते हैं। चीन ये नया दुष्प्रचार अपनी जनता को बहकाने के लिए कर रहा है। चीन
अपनी जनता को यह बताना चाहता है कि उसने सीमा पर भारत के आक्रामक रवैये का पूरा जवाब दिया है और भारत को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। ऐसा चीन शायद इसलिए भी कर रहा है कि उसकी जनता अपने 40 से 50 सैनिकों के बारे में अब पूछ रही है, वो जवाब मांग रही है और सरकार के पास जवाब है नहीं। तो लोग चाहते हैं वहां सरकार में बैठे लोग कि जनता ऐसे सवाल ना पूछे। इसके अलावा चीन इस कोशिश में भी है कि भारत के साथ टकराव में वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की छवि जिस तरह से पूरी दुनिया में कमजोर हुई है, उस छवि को किसी तरह से दोबारा मजबूत किया जाए। चीन किस तरह से अपने सरकारी टीवी चैनल के जरिए भारत के खिलाफ नए नए दुष्प्रचार कर रहा है, इसकी एक रिपोर्ट आज आपके लिए तैयार की है, आप देखिए। भारत के संकल्प के आगे चीन को झुकना पड़ा और LAC से पीछे हटना पड़ा। लेकिन चीन अब अपनी जनता को और दुनिया को क्या मुंह दिखाएगा? इसी सवाल का जवाब ढूंढते हुए चीन ने भारत के खिलाफ नया झूठ फैलाना शुरू कर दिया है। चीन के सरकारी मीडिया ने भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा तस्वीरें जारी की हैं। चाइना सेंट्रल टेलीविजन यानी कि CCTV4 ने अपने एक कार्यक्रम में भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा की तस्वीरें दिखाई। इन तस्वीरों को दिखाकर यह बताने की कोशिश की गई है कि भारत के सैनिकों ने LAC को पार किया था। इस कार्यक्रम के जरिए यह झूठ बोला गया कि भारत ने गलवान घाटी के इलाकों पर कब्जा किया, वहां पर अस्थायी पुल बनाए, टेंट और कैंप बना लिए और यहां तक कि पेट्रोलिंग पॉइंट 14 पर हेलीपैड भी बना लिया। 据印度斯坦时报报道，印度总理莫迪和国防高官3号突然访问位于中印边境冲突前线的。 इस शो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निम्मू में भारतीय जवानों के बीच पहुंचने की तस्वीरें भी दिखाई गई, जिसके जरिए ये बताने की कोशिश की गई कि भारत सैन्य ताकत के दम पर कदम उठा सकता है। चीन ये बताने की कोशिश में है कि भारत बातचीत के बजाय सेना के दम पर आगे बढ़ सकता है। असल में चीन गलवान में पीछे हटने को पचा नहीं पाया है। वो अपने लोगों से सच छिपाने की कोशिश में जुटा है और इसके लिए ये झूठ बोल रहा है कि चीन के सैनिकों ने भारत को पीछे हटने पर मजबूर किया, क्योंकि भारत के सैनिक LAC पर चीन की तरफ आए थे। बताया जा रहा है कि ये तस्वीरें अप्रैल और मई के महीने की हैं। तब गलवान घाटी और LAC पर तनाव टकराव में नहीं बदला था। ये वो वक्त था जब LAC पर भारतीय सेना का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा था। गलवान घाटी हमेशा से भारत का इलाका रहा है। वहां LAC के करीब तेजी से निर्माण कार्य भी होता है। यही बात चीन को खटक गई और अचानक चीन इस इलाके में अपना दावा जताने लगा। यही वजह है कि 2 महीने के अंदर सीमा पर बड़े टकराव बनने लग गए थे। चीन की हमेशा चाल रही है कि पहले वो आता है, तंबू लगाता है, फोटो खींचता है और बाद में उस इलाके को अपना इलाका बताना शुरू कर देता है। यही तो चीन की चाल रही है। इसी को तो स्वामी स्लाइसिंग कहते हैं। इसी प्रकार तो चीन थोड़े थोड़ा करके नेबर अपने पड़ोसी देशों की जमीन हड़प रहा है। चीन दुनिया का सबसे बड़ा लैंड शार्क है। गलवान नदी पर भारत का इलाका पेट्रोलिंग पॉइंट 14 तक जाता है, लेकिन कई महीनों के बाद से चीन ने भारतीय सैनिकों को पेट्रोलिंग से भी रोकना टोकना शुरू कर दिया और इस पेट्रोलिंग को रोकने के लिए चीन आक्रामक तरीके से LAC पर आ गया। चीन के इसी आक्रामक रवैये की वजह से गलवान घाटी में 15 जून की हिंसक घटना हुई, जो भारत और चीन के बीच सीमा पर 45 साल के इतिहास में कभी नहीं हुई। चीन के सैनिकों को भारत के जवानों ने ऐसा सबक सिखाया कि वो इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। चीन का पूरा नैरेटिव जो है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी में ये दर्शाना है कि चीन इज राइचुअस, चीन अपनी जगह पर ठीक था और ये भारत ने एग्रेसिवनेस दिखाई है जिससे भारत का नुकसान हुआ है। क्योंकि चीन जानता है कि अगर हालात नॉर्मल होते हैं और स्टेटस को पे जाता है, उसके बावजूद भी भारत हिसाब जरूर मांगेगा। आखिर भारत ने 20 शहादत दी हैं और इन शहीदों का उसे हिसाब देना पड़ेगा। तो चीन उसका नैरेटिव एक बिल्ड कर रहा है इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए, इंटरनेशनल फोरम्स के लिए और आगे अपनी बात को मजबूत करने के लिए।
गलवान में मारे गए चीन के सैनिकों के साथ जो बदसलूकी वहां की सरकार ने की, उसको लेकर भी चीन की सरकार काफी दबाव में है। यही वजह से इस मामले को दबाने के लिए टीवी शो के माध्यम से भारत के खिलाफ झूठ फैलाया जा रहा है। गलवान की घटना से चीन समझ गया है कि भारत से सीधी टक्कर अब उसके बूते की बात नहीं है। नए भारत से सीधी लड़ाई उसे ही भारी पड़ सकती है। ऐसे में वो प्रोपेगेंडा वीडियो के जरिए नैरेटिव बदलने की कोशिश में है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। चीन के बारे में अब यह कहा जा रहा है कि भारत के साथ टकराव करके चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को आखिर क्या मिला, यह सब करके उन्होंने क्या हासिल किया है। क्योंकि इस बार भारत से उलझकर चीन ने कुछ पाया नहीं, सिर्फ और सिर्फ गंवाया है। यानी गलवान पर आगे बढ़कर चीन ने सिर्फ गंवाया है, पाया कुछ नहीं। इसे आप 5 बड़ी बातों से आप समझिए। पहली बात, 1979 के बाद पहली बार सीमा पर चीन ने अपने सैनिक गंवाए हैं। दूसरी बात, भारत को आंखें दिखाने पर चीन के हाथ से भारत जैसा एक बहुत बड़ा बाजार निकल गया। इतने सारे कस्टमर, कंज्यूमर्स, इतना बड़ा आर्थिक बाजार निकल गया। तीसरी बात, चीन की कंपनियां अब भारतीय कंपनियों में निवेश नहीं कर पाएंगी, यानी चीन की अपनी कंपनियों का भी नुकसान हुआ है। एक तो इस वजह से कि चीन का सामान अब यहां बिकेगा नहीं, और दूसरा, अब चीन की कोई बड़ी कंपनी यहां इन्वेस्ट भी नहीं कर पाएगी। चौथी बात, चीन ने अपनी धोखेबाजी से हमेशा के लिए भारत का विश्वास तोड़ दिया है। भारत और चीन के बीच संबंध अब पहले जैसे कभी नहीं होंगे। ये बहुत बड़ी बात है। अब वो विश्वास वापस नहीं आ सकता। वो विश्वास शी जिनपिंग ने हमेशा के लिए खो दिया है। जब तक वो बने रहेंगे, वो विश्वास कभी नहीं लौटेगा। पांचवी बात, दुनिया भर से चीन को जबरदस्त कूटनीतिक मार पड़ी है और कोई भी बड़ा देश इस बार चीन के साथ नहीं है। यानी चीन, जो अपने आप को महाशक्ति समझता था, पूरी दुनिया में बिल्कुल अकेला पड़ गया, और यहां तक कि उसका अपना दोस्त रशिया भी खुलकर उसके साथ नहीं आया। यानी शी जिनपिंग की स्थिति ना सिर्फ अपने देश में बहुत कमजोर हुई है, बल्कि दुनिया में भी उनकी स्थिति बहुत कमजोर हो गई है। और इसीलिए शी जिनपिंग की सरकार अब पूरी कोशिश कर रही है। कभी वो लैब की तस्वीरें बाहर रिलीज करती है और कहती है कि लैब उनका बहुत सुरक्षित है। कभी वो अपने टीवी चैनल्स पर यह खबर चलाते हैं कि हमारे सैनिक भारत में नहीं घुसे थे, बल्कि भारत के सैनिक हमारी सीमाओं में घुस आए हैं। लेकिन एक बार को ये सोचकर, ये सुनकर अच्छा भी लगता है कि चीन के लोग हमसे अब इतने डर गए हैं, और चीन का मीडिया और चीन की सरकार हमसे अब इतनी डर गई है कि वो अब हम पर यह आरोप लगा रहे हैं भारत पर कि भारत के सैनिक उनकी सीमा में घुस गए। क्योंकि आप जानते हैं, भारत में पूरी की पूरी पीढ़ियां इस दर्द के साथ पैदा हुई हैं और पली बढ़ी हैं कि हम 1962 का युद्ध चीन से हार गए थे। हमें हमेशा यही बताया गया, यही पढ़ाया गया कि चीन को हराया नहीं जा सकता, चीन हमसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, और अगर चीन हमारी सीमाओं पर घुस भी आए तो हम उनसे लड़ नहीं सकते। हमारे पास एक ही विकल्प है कि चुपचाप वो जमीन चीन को सौंप दो और चीन से दोस्ती कर लो, क्योंकि और हम कुछ कर नहीं सकते। इसलिए पहली बार ये नया भारत है, 2020 का भारत है, जब चीन की सरकार मजबूर हो गई अपने देश के लोगों को यह बताने के लिए कि इस बार भारत के सैनिकों ने हमें आकर मारा है। अब आप यह सोचिए कि अगर भारत, अमेरिका, यूरोप और खुद चीन के पड़ोसी देश पूरी तरह से चीन का बहिष्कार करना शुरू कर देंगे भारत की तरह, तो फिर चीन जैसे देश के पास बचेगा क्या, जिसकी फैक्ट्रीज दुनिया के इन्हीं बाजारों पर निर्भर हैं। इसके बाद तो चीन के पास सिर्फ पाकिस्तान, उत्तर कोरिया जैसे देश बचेंगे, और फिर चीन का हाल भी इन्हीं देशों के जैसा हो जाएगा। क्योंकि भारत ने अब पूरी दुनिया को एक रास्ता दिखा दिया है कि चीन जैसे देशों का क्या हश्र किया जा सकता है और इन्हें कैसे अपने घुटनों पर लाया जा सकता है। अब हम कुवैत के उस प्रवासी कोटा बिल की बात करेंगे जिसकी वजह से 8 लाख भारतीयों को कुवैत छोड़ना पड़ सकता है। कुवैत की नेशनल असेंबली ने इस बिल के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है, और ये एक बहुत बड़ी खबर है। अगर ये कानून बन गया तो कुवैत में प्रवासियों की संख्या 70% से घटकर 30% रह जाएगी, और सबसे बड़ा असर भारतीयों पर पड़ेगा। इस कानून के मुताबिक कुवैत की आबादी में प्रवासी भारतीयों की संख्या घटाकर 15% करने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल कुवैत में भारतीयों की संख्या करीब 14.5 लाख है, और यह कुवैत की कुल आबादी के 30% से ज्यादा है।
यानी अगर नया कानून लागू हो गया तो सिर्फ 7 लाख प्रवासी भारतीयों को ही कुवैत में रहने की अनुमति मिलेगी और बाकी के 7 से 8 लाख भारतीयों को कुवैत छोड़कर वापस भारत आना पड़ेगा। कुवैत सरकार ने देश में प्रवासी नागरिकों की संख्या को कम करने का यह फैसला ऐसे वक्त में लिया है जब कोरोना वायरस का असर कुवैत की अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। कुवैत की 90% अर्थव्यवस्था मूल रूप से तेल के निर्यात पर निर्भर है और आप तो जानते हैं आजकल तेल का हाल बहुत बुरा है। कोरोना महामारी और लॉकडाउन की वजह से कच्चे तेल की मांग बहुत कम हो गई है। एक वक्त ऐसा भी आया जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत कई जगहों पर 0 से भी नीचे यानी नेगेटिव में चली गई थी। इससे कुवैत की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और तेल से होने वाली कमाई के दम पर ही कुवैत की सरकार अपने नागरिकों को कई तरह की सब्सिडी दिया करती थी, कई तरह की सुविधाएं दिया करती थी। लेकिन अब हालात बदलने लगे हैं। कुवैत की सरकार के पास पैसा अब उतना रहा नहीं और वो चाहती है कि वहां के मूल नागरिकों को भी अब रोजगार मिले, यानी वो अब काम करके पैसा कमाएं, सब्सिडी ना लें। और जब कुवैत के नागरिक काम करने लगेंगे तो प्रवासियों को वापस लौटना होगा और यही काम इस बिल के जरिए किया जा रहा है। एक कारण यह भी है कि कोविड-19 की वजह से कुवैती नागरिकों के मन में प्रवासी विरोधी भावनाएं गहरी हो रही हैं। नए कानून के पीछे कुवैत सरकार का मकसद यह है कि कुवैत के स्थानीय नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा नौकरियां मिल सकें। इस कानून का असर कुवैत में काम करने वाले करीब 33 लाख प्रवासी नागरिकों पर पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा असर भारत के लोगों पर ही होने वाला है क्योंकि प्रवासियों में सबसे बड़ी संख्या भारतीयों की ही है। कुवैत में रहने वाले औसतन हर 2 में से 1 प्रवासी भारतीय है, जहां करीब 5.25 लाख भारतीय प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं। 28,000 भारतीय नागरिक सरकारी नौकरियों में वहां पर हैं। कुवैत में काम करने वाले नागरिकों के आश्रितों की संख्या करीब 1,60,000 है। कुवैत के 23 भारतीय स्कूलों में करीब 60,000 भारतीय छात्र पढ़ते हैं। अगर कुवैत में प्रवासी कोटा बिल कानून बन गया तो सबसे ज्यादा खतरा उन प्रवासी भारतीयों को होगा जो वहां मजदूरी करते हैं और एक्सपर्ट्स ये बता रहे हैं कि कुवैत सरकार सबसे पहले उन प्रवासी नागरिकों को देश से बाहर भेजेगी जो या तो पूरी तरह से निरक्षर हैं या बहुत कम पढ़े लिखे हैं। कुवैत में निरक्षर प्रवासी नागरिकों की संख्या करीब 13 लाख है और इनमें भी भारतीय ही सबसे ज्यादा है। ये वो भारतीय हैं जो बेहतर भविष्य का सपना लेकर कुवैत गए थे। कुवैत में रहने वाले भारतीयों ने वर्ष 2018 में करीब 3,75,000 करोड़ रुपए की रकम अपने अपने घरों में भारत भेजी थी। लेकिन अब कुवैत में इनके भविष्य पर संकट आ गया है। ये वो भारतीय हैं जिन्होंने कुवैत की तरक्की में अपना बहुत योगदान दिया, लेकिन संकट की इस घड़ी में कुवैत की सरकार इनके एहसानों को भूलकर उन्हें वापस भारत भेजना चाहती है, अपने देश से बाहर निकाल देना चाहती है। यहां पर हम 4 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं। इस ब्रेक के बाद हम आपको कैप्टन विक्रम बत्रा की शहादत की कहानी दिखाएंगे। आज हर युवा को वो कहानी देखनी चाहिए और ये समझने की कोशिश करेंगे हम कि क्या हम ऐसे नागरिक बन पाए हैं जिनकी खातिर विक्रम बत्रा जैसे वीर सैनिक खुशी खुशी अपनी जान न्यौछावर कर सकें। यानी एक नागरिक के तौर पर हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमारी क्या ड्यूटी है, इस पर भी बात करेंगे।
अब हम देश के उस असली हीरो की बात करेंगे जिसने 21 वर्ष पहले अपने शब्दों से, अपनी वीरता से और अपने सर्वोच्च बलिदान से पूरे देश को गौरवान्वित किया था, गर्व से भर दिया था। आज पूरा देश कारगिल युद्ध के हीरो शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा को याद कर रहा है। 21 वर्ष पहले आज ही के दिन कैप्टन विक्रम बत्रा कारगिल की चोटी .4875 को पाकिस्तान के कब्जे से खाली करवाते हुए शहीद हो गए थे। उस वक्त कैप्टन विक्रम बत्रा सिर्फ 24 वर्ष के थे। 1999 में जब पाकिस्तान की सेना ने कारगिल में चुपचाप घुसपैठ करके वहां की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था और इसके बाद जब पाकिस्तानी सेना को खदेड़ने के लिए कारगिल युद्ध शुरू हुआ तो उस समय विक्रम बत्रा अपनी कमांडो ट्रेनिंग पूरी करके होली की छुट्टी पर हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में अपने घर आए थे। युद्ध शुरू होने की सूचना मिलते ही कैप्टन बत्रा से उनके एक मित्र ने कहा था कि अब उन्हें भी वापस जाना होगा ये छुट्टियां छोड़कर, इसलिए वो अपना ख्याल रखें और सतर्क रहें। इस पर कैप्टन विक्रम बत्रा ने कहा था कि चिंता ना करो, मैं तिरंगे फहराकर लौटूंगा और तिरंगे में लिपट कर लौटूंगा, लेकिन मैं वापस जरूर आऊंगा। उनके ये शब्द आज भी लोग याद करते हैं। कारगिल युद्ध से पहले कैप्टन विक्रम बत्रा कश्मीर में ही 13 जम्मू कश्मीर राइफल्स में तैनात थे। घर से ड्यूटी पर लौटने के 18 दिन के बाद ही उनकी यूनिट को 19 जून 1999 को यह आदेश मिला कि कारगिल की चोटी .5140 को पाकिस्तान के कब्जे से खाली कराना है। ये कारगिल युद्ध में उनकी पहली बड़ी लड़ाई थी 24 वर्ष की उम्र में। कारगिल की चोटियों पर बैठी पाकिस्तानी सेना से लड़ाई आसान नहीं थी, लेकिन सधी हुई रणनीति और वीरता से कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी यूनिट ने .5140 की लड़ाई जीत ली और वहां पर तिरंगा फहरा दिया। इस चोटी को बाद में टाइगर पॉइंट नाम दिया गया। विक्रम बत्रा के नेतृत्व में ही यह ऐसी लड़ाई थी जिसमें उनकी यूनिट के किसी भी सैनिक की जान नहीं गई थी। .5140 की जीत ने भारतीय सेना में एक ऐसा जोश भर दिया था कि फिर कारगिल की एक के बाद एक चोटियों पर ऐसे ही तिरंगा लहराने लगा। पहली बड़ी जीत के बाद कैप्टन विक्रम बत्रा ने जो शब्द कहे थे वो उस वक्त ही नहीं बल्कि आज भी पूरे देश में गूंज रहे हैं और ये शब्द हैं, ये दिल मांगे मोर। विक्रम बत्रा के ये शब्द पूरे कारगिल युद्ध का नारा बन गए थे। इसके बाद 29 जून 1999 को कारगिल की चोटी .4875 को खाली करवाने की तैयारी हुई और इसके लिए फिर से कैप्टन विक्रम बत्रा की टीम को बुलाया गया। यह लड़ाई भी बहुत मुश्किल थी क्योंकि यह जगह 17,000 फीट की ऊंचाई पर थी और .4875 बहुत तीखी ढलान वाली चोटी थी जहां पर चढ़ाई करके युद्ध लड़ना और ऊपर बैठे दुश्मन को मार गिराना बहुत कठिन काम था। लेकिन कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी टीम ने यह ठान लिया था कि इस चोटी पर तिरंगा फहराकर ही लौटना है। कैप्टन विक्रम बत्रा शेर शाह के नाम से भी जाने जाते थे। चोटी पर बैठे पाकिस्तानी सेना के कमांडर ने यह कहा था कि शेर शाह ऊपर मत आना, वापस नहीं जाओगे। इस पर कैप्टन बत्रा ने जवाब दिया था कि 1 घंटे में पता चल जाएगा कौन जाएगा और कैसे जाएगा। ऊपर से पाकिस्तानी सेना की भयानक गोलीबारी के बीच भी कैप्टन विक्रम बत्रा दुश्मन तक पहुंच गए और अपने साथी कैप्टन अनुज नैयर और दूसरे वीर जवानों के साथ मिलकर पाकिस्तान के बंकर और पोस्ट उन्होंने नष्ट कर दिए। और इसी भयानक लड़ाई में 7 जुलाई 1999 को पाकिस्तान के 5 जवानों को मार गिराते हुए कैप्टन विक्रम बत्रा ने भी देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। शहीद कैप्टन विक्रम बत्रा को उनके इस सर्वोच्च बलिदान और इस पराक्रम के लिए 15 अगस्त 1999 को वीरता का सर्वोच्च सम्मान मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। .4875 की लड़ाई में उनके शहीद साथी कैप्टन अनुज नैयर को वीरता का दूसरा सर्वोच्च सम्मान मरणोपरांत महावीर चक्र दिया गया। कारगिल की जिस चोटी पर कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हुए थे उसे अब बत्रा टॉप के नाम से जाना जाता है। हर वर्ष कैप्टन बत्रा का परिवार, उनके पिता और उनके जुड़वा भाई विशाल इस चोटी पर जाते हैं और कैप्टन बत्रा को याद करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा के अंतिम संस्कार पर उनकी मां ने एक बात कही थी कि भगवान ने शायद इसलिए उन्हें जुड़वा बेटे दिए कि अगर एक चला जाए तो दूसरे को देखकर वो हमेशा याद आए। हम इन शहीदों और उनके परिवार के कितने कर्जदार हैं, ये बात आज आप सबको समझनी चाहिए।
ये महत्वपूर्ण है कि हमें इन वीरों के पराक्रम और सर्वोच्च बलिदान की कहानियां याद रहें, पता रहें और हमारी अगली पीढ़ियों को भी ये पता रहे, ताकि हमें ये पता चल सके कि हमारी सुरक्षा और देश की रक्षा के लिए कैप्टन विक्रम बत्रा और कैप्टन अनुज नायर जैसे न जाने कितने वीर, कितने युवा खुद को बलिदान कर देते हैं। भारतीय सेना ने विक्रम बत्रा को याद करते हुए आज एक वीडियो जारी किया है, जिसमें नए भारत के लिए संदेश ये है कि अगर देश चाहता है कि विक्रम बत्रा जैसे वीर वापस लौट कर आएं, तो सभी देश के सच्चे नागरिक बने, क्योंकि जब तक देश के नागरिक सच्चे नहीं बनेंगे, जब तक वो अपने कर्तव्य नहीं निभाएंगे, तब तक ऐसे सैनिकों की शहादत भी बेकार चली जाएगी। I answered my country's call. I gave my life, my best, my all. Durge Mata ki Jai. I am Captain Vikram Batra and I am back. 9th day of the 9th month, I came home. 7th day of the 7th month, I am back. General Joe, told me one time, everything you want is on the other side of fear. He patted my back. He knew I had his back. Since the mountain won't come to Muhammad, Muhammad must go to the mountain, and I did. Impossible took a little time. Difficult was done immediately, but I was not done with Jack. I had promised my CEO I will be back. 21 years down the line, ye dil phir mange more. So countrymen, if you want me back, be a citizen worth fighting for. जिस समय कारगिल युद्ध चल रहा था, तब मैं भी एक रिपोर्टर की तरह इस युद्ध को कवर कर रहा था। उस समय मैं भी कारगिल में था और तब मैंने कैप्टन विक्रम बत्रा का एक इंटरव्यू भी किया था। लेकिन तब दुनिया आज की तरह डिजिटल नहीं थी, तब ओबी वैंस नहीं थे, तब लाइव टेलीकास्ट नहीं हो पाता था और जो एक टेप होता था वो कारगिल से दिल्ली पहुंचते पहुंचते उसे कई दिन लग जाते थे। और जब तक वो इंटरव्यू जी न्यूज पर प्रसारित हुआ, तब तक कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हो चुके थे। और मुझे आज भी वो दिन याद है जब वो जश्न मना रहे थे, क्योंकि वो एक चोटी को जीत कर वापस आए थे। वो जश्न का दिन था। उस दिन उन्होंने मीडिया से बात की, हमने भी उनसे बात की और अभी जो वीडियो आपने देखा उसके अंत में एक बात यही कही गई है कि वो बात ये है कि आप ऐसे नागरिक बने कि विक्रम बत्रा जैसे सैनिक आपके लिए लड़ सकें। अब सवाल यही है कि क्या आज हम ऐसे नागरिक बन पाए हैं जिनके लिए ऐसे वीर सैनिक हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर सकें। ये नया भारत है जो अपने सैनिकों का सम्मान करना जानता है, लेकिन इतना ही काफी नहीं है और इसके लिए आपको अपने कर्तव्यों का भी पालन करना होगा। तभी आप कैप्टन विक्रम बत्रा जैसे वीरों को सही सम्मान दे पाएंगे। जीवन और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जब आप देश के लिए जान लुटाते हैं, देश के लिए पुरुषार्थ करते हैं, देश का सम्मान करते हैं, तो मृत्यु भी आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि आप हमेशा जीवित रहते हैं। कैप्टन विक्रम बत्रा से आप ये सीख सकते हैं कि जब आपका सामना जीवन की चुनौतियों से हो, तो इन चुनौतियों की चोटियों पर जीत हासिल करके आप कह सकें, ये दिल मांगे मोर। जब उन्होंने ये शहादत दी थी, वो सिर्फ 24 वर्ष के थे और आपने देखा होगा आपके आसपास 24 वर्ष की आयु में कितने लोग ऐसे हैं जो देश के बारे में सोचते हैं, जो देश के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं। इसलिए युवाओं को खास तौर पर इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। और आपको ये भी बात बताना चाहते हैं, मैं आपको ये बात बताता हूं कि उस दिन विक्रम बत्रा का इंटरव्यू किया था, लेकिन वो इंटरव्यू आज हमारे पास है नहीं, क्योंकि दुर्भाग्य से उस समय जो लाइब्रेरीज थी वो डिजिटाइज्ड नहीं थी और वो इंटरव्यू कहीं इसी तरीके से हमारे पास नहीं रहा। इसलिए आज उस इंटरव्यू को मैं बहुत मिस कर रहा हूं। अगर वो इंटरव्यू आज होता तो आज शायद आपको हम दिखा पाते, क्योंकि आप उस इंटरव्यू में कैप्टन विक्रम बत्रा की आंखों में जो चमक थी, उनके चेहरे पर जो दृढ़ विश्वास था और उनके आसपास जब आप जाते थे तो एक ऑरा आपको नजर आता था, महसूस होता था, वो देशभक्ति की भावना थी। वो इंटरव्यू आज बहुत मिस हो रहा है।
अब हम उस खबर की बात करेंगे जिससे साबित होता है कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली चीन के हाथों में खेल रहे हैं। कुछ दिन पहले नेपाल ने एक नया नक्शा जारी करते हुए भारत के 3 इलाकों को अपना हिस्सा बता दिया था और यह नक्शा नेपाल की संसद के दोनों सदनों से पास भी हो गया था। लेकिन इस नए नक्शे का विरोध करने वाली एकमात्र सांसद को उनकी पार्टी और संसद से निकालने का फैसला लिया गया है और इस सांसद का नाम है सरिता गिरी। सरिता गिरी नेपाल की समाजवादी पार्टी की सांसद हैं। सरिता गिरी का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने इस नए नक्शे का विरोध किया और सच बोलते हुए यह कह दिया कि भारत के लिपुलेख लिपियाधुरा और कालापानी को नेपाल के नक्शे में शामिल किए जाने का कोई आधार है ही नहीं, यानी उन्होंने इसका विरोध किया। लेकिन नेपाल की सरकार को यह सच बर्दाश्त नहीं हुआ और सरिता गिरी को सच बोलने की सजा अपना पद गंवाकर भुगतनी पड़ी। पार्टी के इस फैसले पर कैसे सरिता गिरी ने अपना गुस्सा दिखाया, आपको आज सुनना चाहिए। इसलिए आज आपको यह समझ में आ जाएगा कि कैसे नेपाल में भारत के समर्थन में जो आवाजें उठ रही हैं, जो सांसद भारत के समर्थन में बात करना चाहते हैं, अब उन्हें भी प्रताड़ित किया जा रहा है। इतिहास की जानकारी नहीं है तो इतिहास की जानकारी हमसे ले। अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को ठीक से प्रशिक्षित करें। हिंदी का नेपाल में क्या स्थान है और हिंदी का यहाँ पे क्या संबंध है वो उनको बताएं ताकि उनका रगत नहीं उबले। रगत बुद्ध के संतान का रगत नहीं उमलना चाहिए सभामुख महोदय, और रगत तो बहुत का उमलता है। जब मधेसी को भारतीय और भारतीय को मधेसी बनाया जाता है तो बहुत लोगों का खून उबलता है, लेकिन हम लोग ऐसे ही चांदी के चम्मच में हम लोगों को किसी ने सभासद का सदस्य नहीं दिया है। जनता के बीच में संघर्ष करते 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 हम लोग आए। मैं चुनौती देती हूँ कि 2072 साल का संविधान बनाने वक्त में जब मधेसी सड़क पे थे तो उन्होंने आर्टिकल 279 लाके हमारे हाथ और पैर में जंजीर बांधी है। जंजीर जब तक रहेगी तो हमारा संघर्ष रहेगा, और हिम्मत है तो वो जंजीर को हटाइए और तब हम साथ मिलकर नेपाल बनाएंगे। तो नेपाल की संसद में ये उनका भाषण था। नेपाल के प्रधानमंत्री इस समय पूरी तरह चीन के इशारों पर चल रहे हैं, चीन के हाथों में खेल रहे हैं और चीन उनकी सरकार बचाने की पूरी कोशिश कर रहा है। और इसमें सबसे बड़ा रोल नेपाल में चीन की राजदूत निभा रही हैं, जिनका नाम है हु यानकी। कहा जाता है कि भारत और नेपाल के तलाक की पटकथा हु यानकी ने ही लिखी है और ये विवादित नक्शा तैयार करने के पीछे भी उन्हीं का आइडिया है। चीन की ये राजदूत लगातार नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली समेत तमाम राजनेताओं से मुलाकात कर रही हैं ताकि नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी को टूटने से बचाया जा सके। इस समय आपके स्क्रीन पर नेपाल के कुछ प्रमुख अखबारों की हेडलाइंस हैं जो ये साबित करती हैं कि कैसे चीन की राजदूत नेपाल की राजनीति में खुलकर दखल अंदाजी कर रही हैं। वहां के अखबारों में भी ये सब छप रहा है। हु यानकी को आप नेपाल पर्यटन का एम्बेसडर भी कह सकते हैं, क्योंकि वो अपने सोशल मीडिया पोस्ट्स के जरिए ये दिखाती रही हैं कि वो नेपाल और नेपाल की संस्कृति को कितना पसंद करती हैं। उन्हें नेपाल में सोशल मीडिया स्टार भी कहा जाता है और यहाँ तक कि नेपाल की मीडिया पर भी उनका खासा दबदबा है और वो लगातार नेपाल के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के दफ्तरों का दौरा करती रहती हैं, उनके साथ दिखती हैं। अब नेपाल के लोग भी चीन की इस दखलंदाजी का विरोध कर रहे हैं और सड़कों पर उतरकर चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यानी अब नेपाल में भी चीन विरोधी भावनाएं भड़क गई हैं। कहते हैं किसी नेता की पहचान तभी होती है जब उसका देश संकट के दौर से गुजर रहा होता है, और इस संकट के दौर में जो चीन के जो प्रधानमंत्री हैं वो बिल्कुल नाकामयाब रहे हैं। और आप ये देख सकते हैं कि कैसे चीन में अब माफ कीजिएगा, नेपाल में चीन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहा है। यह खबर आपको आज इसलिए दिखाई ताकि अब पूरी दुनिया को यह यकीन हो गया है। पहले लोग हैरान हो रहे थे कि नेपाल जैसे देश ने भारत के साथ इतने पुराने संबंधों को ऐसे तोड़ कैसे दिया। भारत ने तो हमेशा नेपाल की मदद की है, नेपाल के लोग भारत में रहते हैं, नेपाल के साथ हमारे इतने अच्छे संबंध रहे हैं। अब आपको ये समझ में आया होगा कि नेपाल को बहकाने वाला चीन है और ये चीन की रणनीति है कि एक तरफ चीन हमारी सीमा में घुसेगा,
दूसरी तरफ वो नेपाल को हमारे खिलाफ भड़काएगा और नेपाल से कहेगा कि वो भी हमारी कुछ जमीन अपने नक्शे में डाल दे, और तीसरी उसकी रणनीति ये थी कि वो पाकिस्तान के जरिए भी भारत के ऊपर दबाव डाले। यानी 3 तरफ से भारत को घेरने की तैयारी थी। लेकिन जिस तरीके से भारत ने चीन को एक्सपोज किया पहले, और अब आज आपने देखा होगा नेपाल में भी चीन की पोल खुल गई है। कोविड-19 ने दुनिया के तमाम शक्तिशाली नेताओं की बहुत बड़ी परीक्षा ली है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान बहुत अच्छा काम किया है और इसकी तारीफ अब पूरी दुनिया कर रही है। अंतर्राष्ट्रीय पोलिंग एजेंसी मॉर्निंग कंसल्ट ने दुनिया भर के कई नेताओं की अप्रूवल रेटिंग इस दौरान जारी की है। इस ओपिनियन पोल के मुताबिक भारत के 74% लोगों को प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर यकीन है, और इस मामले में उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को भी पीछे छोड़ दिया है। यानी अगर अप्रूवल रेटिंग्स की बात करें तो पूरी दुनिया में नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा अप्रूवल रेटिंग लेने वाले नेता हैं, जिनकी रेटिंग लगातार ऊपर गई है। बाकी के जितने भी बड़े नेता हैं उनकी रेटिंग्स लगातार नीचे गई है, वो लोकप्रियता के पायदान पर नीचे गिरे हैं, जबकि नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता है वो इस दौरान ऊपर गई है, वो ज्यादा लोकप्रिय हुए हैं। और यहां पर यह भी ध्यान देने वाली बात होगी कि इस दौरान भारत एक नहीं 2 फ्रंट पर लड़ रहा था। एक फ्रंट था कोरोना वायरस का और दूसरा था चीन का। इसी पोल के आधार पर एक अंतर्राष्ट्रीय अखबार द फाइनेंशियल टाइम्स ने एक रिपोर्ट में लिखा है कि मुश्किल के इस दौर में मोदी की मसीहा जैसी छवि में भारत के लोगों का भरोसा आज भी कायम है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और यहां पर हम आपको एक अच्छी खबर और देना चाहते हैं, और वो ये कि जी न्यूज की मेड इन इंडिया मुहिम को अब 75 लाख से ज्यादा लोगों का समर्थन मिल चुका है। इसलिए आप भी अपना मोबाइल फोन उठाइए और हमारे नंबर पर मिस्ड कॉल जरूर दीजिए। 75 लाख लोगों की आर्मी यानी सेना हमने अपने दम पर तैयार कर दी है। और अब आखिर में आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि दुनिया में पहली बार स्लाइस्ड ब्रेड कब बेची गई थी। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे।
और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है। वर्ष 1928 में आज पहली बार अमेरिका की एक बेकिंग कंपनी ने स्लाइस्ड ब्रेड बेची थी। अमेरिकी आविष्कारक ओटो फेडरिक रोवेडर ने वर्ष 1912 में ब्रेड को स्लाइस करने वाली एक मशीन का आविष्कार किया था। हालांकि इस मशीन के प्रोटोटाइप्स आग लगने की वजह से पूरी तरह से जल गए थे, जिसके बाद 1928 तक दोबारा इस मशीन को बनाया गया। इस आविष्कार को दुनिया भर की बेकिंग इंडस्ट्री के लिए एक क्रांतिकारी कदम माना जाता है। वर्ष 1985 में आज ही के दिन जर्मनी के बोरिस बेकर दुनिया के सबसे सम्मानित टेनिस टूर्नामेंट विंबलडन को जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए थे। उस समय बोरिस बेकर की उम्र सिर्फ 17 वर्ष थी। वर्ष 1999 में रिटायर होने से पहले बोरिस बेकर ने 6 ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीते। इसके अलावा उन्होंने 1992 में हुए ओलंपिक्स के मेंस डबल्स में भी गोल्ड मेडल जीता था। कुल मिलाकर 15 साल के अपने करियर में बोरिस बेकर ने 49 खिताब जीते, लेकिन आजकल उनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं चल रही है। मशहूर जासूसी किरदार शेरलॉक होम्स की रचना करने वाले लेखक सर आर्थर कॉनन डॉयल का निधन आज ही के दिन वर्ष 1930 में हुआ था। शेरलॉक होम्स इकलौता ऐसा किरदार है जिसे फिल्मी पर्दे पर सबसे ज्यादा बार निभाया गया है। करीब 200 फिल्मों में 70 से ज्यादा अलग अलग अभिनेताओं ने पूरी दुनिया में इस किरदार को निभाया है। वर्ष 2005 में आज ही के दिन लंदन में मेट्रो रेल सिस्टम सहित 4 जगहों पर हुए सीरियल बम धमाकों में 52 लोगों की मौत हो गई थी और 700 लोग घायल हुए थे। ये काम 4 फिदायीन आतंकवादियों ने किया था। इन चारों में से 3 ब्रिटेन के ही नागरिक थे। वर्ष 2006 में आज ही के दिन वाइल्ड ब्लैक राइनोसोरस यानी काले गैंडे को अत्यधिक शिकार के कारण विलुप्त प्रजाति मान लिया गया था। ये बात एक अंतर्राष्ट्रीय सर्वे के जरिए पहली बार सामने आई थी। हालांकि काले गैंडे के विलुप्त होने की आधिकारिक घोषणा इसके भी 5 वर्ष बाद की गई। और जैसा कि हम आपको आज बता चुके हैं, आज ही के दिन वर्ष 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान कैप्टन विक्रम बत्रा शहीद हुए थे। अद्भुत साहस के साथ दुश्मनों की गोलियों का सामना करते हुए उन्होंने अपने साथी सैनिकों की जान बचाई थी और कारगिल में देश के लिए अपने जीवन का बलिदान किया। कारगिल की एक बहुत महत्वपूर्ण पीक 5140 को पाकिस्तानी सेना से मुक्त करवाने का जिम्मा कैप्टन विक्रम बत्रा को ही दिया गया था और बेहद दुर्गम क्षेत्र होने के बावजूद, कठिन लड़ाई के बावजूद कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने साथियों के साथ इस चोटी को अपने कब्जे में ले लिया था। वर्ष 1896 में आज ही के दिन पहली बार भारत में कोई फिल्म दिखाई गई थी। मशहूर फ्रेंच सिनेमाटोग्राफर्स लूमियर ब्रदर्स ने मुंबई के वॉटसन होटल में एक फिल्म की स्क्रीनिंग का इंतजाम किया था। उस वक्त एक साथ 6 फिल्मों की स्क्रीनिंग की गई थी और एक टिकट की कीमत ₹1 रखी गई थी। उस दौर में एक अखबार ने इसे सदी का सबसे बड़ा चमत्कार घोषित किया था। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।
इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, यूपी एसटीएफ के डीआईजी अनंत देव का तबादला कर दिया गया है। गैंगस्टर विकास दुबे के मामले में यह बड़ी कार्रवाई हुई है। अनंत देव को यूपी एसटीएफ से अब हटा दिया गया। अनंत देव को पीएसी मुरादाबाद भेजा गया। विकास दुबे के सहयोगी के साथ अनंत देव की फोटो वायरल हो रही थी। विकास दुबे का सहयोगी जिसके साथ अनंत देव की फोटो वायरल हो रही थी, शहीद सीओ देवेंद्र मिश्र ने अनंत देव से विनय तिवारी और विकास दुबे के संबंधों की शिकायत भी की थी। ये तस्वीर देखिए, जय वाजपेयी की तस्वीर अनंत देव के साथ। जय वाजपेयी कौन? गैंगस्टर विकास दुबे का सहयोगी। उसकी तस्वीर अनंत देव के साथ, और अब अनंत देव को यूपी एसटीएफ से हटा दिया गया। और अब बात जी न्यूज की मुहिम की। आप जानते हैं चीन के सामानों के बहिष्कार को लेकर जी न्यूज ने मेड इन इंडिया मुहिम चलाई है और इस मुहिम को देश भर से समर्थन मिल रहा है। अब तक 75,88,475 मिस कॉल्स हमें मिल चुके हैं। अगर आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनना चाहते हैं, इसका आप समर्थन करते हैं, तो स्क्रीन पर नजर आ रहे नंबर पर दीजिए मिस कॉल। ये नंबर है 7834998998।